चर्चा करनी है। पहला जो आंदोलन है भगत आंदोलन, और भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी, ये हमारे भगत आंदोलन के लीडरशिप करने वाले। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत। चलिए इन दोनों पर आज हम बात कर लेते हैं आपसे, और निश्चित रूप से सवाल तो आपके प्रतियोगिता में बनेंगे ही बनेंगे। सबसे पहले हम भगत आंदोलन पर बात करते हैं कि भगत पंथ दरअसल में इनके एक सहयोगी रहे हैं सुरजी भगत, और सुरजी भगत इनके सहयोगी रहे हैं तो भगत पंथ भी कह देते हैं। चलिए पहली बात तो आप में से कौन बताएगा कि गोविंद गिरी कहां से हैं? बहुत अच्छा, डूंगरपुर में बासिया गांव से संबंध रखते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। दरअसल में दोस्तों 1858 में इनका जन्म हुआ है डूंगरपुर के बासिया ग्राम में, एक बंजारा फैमिली में। इनका जन्म हुआ बंजारा परिवार में। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, उनसे बड़े हुए तब इनकी मुलाकात होती है, और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से बड़े प्रभावित हुए हैं साहब ये गोविंद गिरी, और उनके विचारों से प्रभावित होकर मानव सेवा का इन्होंने प्रण लिया कि मैं किस प्रकार से लोगों की सेवा करूं। डूंगरपुर हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये तो आपको पता ही है। विशेषकर हमारी भील जनजाति है, हमारी डामोर जनजाति है, ये कुछ जनजातियां निवास करती, शिक्षा से वंचित भी थे। गोविंद गिरी ने देखा कि वाकई में बहुत पिछड़े हैं, जंगल में रहते हैं, शिक्षा से वंचित हैं, बाल विवाह करते हैं, मदिरापान करते हैं, मौड़ी, आपको तो पता ही है, मौड़ी आप जानते ही हैं। और गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भील जनजाति में व्यापक सुधार का प्रयास करते हैं, और एक सभा का गठन करते हैं, संप सभा, 1883 में, यानी कि सिरोही में। बच्चों, संप सभा का उद्देश्य क्या था? संप सभा का उद्देश्य यही था कि भील जनजाति में व्यापक सुधार करना, जगह जगह धूनी लगाना, जगह जगह कोतवाल नियुक्त करना, प्रचार प्रसार करना। ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, गांव गांव जाना, ढाणी ढाणी जाना, लोगों में जागृति लाना, मदिरा के नुकसान बताना कि भाई आप ये मौड़ी का पान करते हैं, इसके बहुत सारे नुकसान हैं, आप बाल विवाह करते हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। और धीरे धीरे देखो, कोई चीज जब अच्छी है तो समाज का एक तबका, जो समझदार तबका है, कुछ लोग तो समझदार होते हैं, वो इनके साथ जुड़ते चले गए, और इनका जो कारवा था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। संप सभा के बारे में एक पहचान बन गई, गोविंद गिरी के नाम से एक पहचान बन गई आदिवासी क्षेत्र में, आइडियल हो गए धीरे धीरे गोविंद गिरी जी। और संप सभा का उद्देश्य मैं बार बार कहूंगा, याद रखना, भील जनजाति में व्यापक सुधार करना, और व्यापक सुधार से तात्पर्य इनको शिक्षा से जोड़ना। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो सारी समस्याओं की जड़ है। अगर आपने लोगों को कुछ भी नहीं दिया, लोगों को आपने शिक्षा दे दी, शिक्षा के प्रति जागरूक कर दिया, बहुत है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपने हित और अहित के बारे में सोचने की क्षमता विकसित कर लेता है। आपने मद्यपान से दूरी के लिए इनको समझाया कि भाई ये नुकसान करती है, आप इसको छोड़िए। आपने बाल विवाह के बारे में बताया, बाल विवाह के दोषों के बारे में बताया कि कुपोषण के शिकार हो जाता है, मातृत्व विकास नहीं हो पाता है, बच्चे का विकास नहीं हो पाता है। एक ऐसी एज में आप विवाह करते हैं जिस एज में लड़कियां पुत्र पैदा करने के लिए तैयार नहीं है, उस एज में आप विवाह कर रहे हो। आप जब तक आप ये बातें दबाकर नहीं कहोगे समाज के लोगों के बीच में, तब तक लोग कैसे मानेंगे? वाकई में नुकसान तो है, और आपको भी पता है, आप शिक्षित हैं कि, और क्यों हमारी सरकारों ने एक एज निश्चित की है कि 21 वर्ष का लड़का होना चाहिए, 18 साल की लड़की होनी चाहिए। अब तो 21 तय कर दी है सरकार ने। तो गोविंद गिरी ने इसके लिए बड़ा दबाव बनाया, प्रेशर बनाया। मानगढ़ हमारा बांसवाड़ा में एक स्थान है, वहां पर संप सभा का प्रतिवर्ष अधिवेशन आयोजित होता। अश्विनी पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा होती है, अश्विनी पूर्णिमा, ध्यान रखना, जहां पर चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाएं धरती पर विद्यमान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण शीतलता धरती पर बिखेरता है। कितने बच्चों ने आप में से
शरद पूर्णिमा की खीर खाई है जरा मुझे बताओ आप। अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने खाई है, क्या बात है। तो ध्यान रखिए, मानगढ़ जो अधिवेशन हमेशा बुलाया जाता था वो अश्विनी पूर्णिमा को बुलाया जाता था। 1903 में मानगढ़ में पहला अधिवेशन बुलाया गया, उसके बाद लगातार अधिवेशन बुलाया गया। 1913 में फिर मानगढ़ अधिवेशन हुआ, वही अश्विनी पूर्णिमा। मानगढ़ बांसवाड़ा में उस पहाड़ी पर, और वो पहाड़ी मैंने देखी है जाकर। आज की तारीख में अगर उस पहाड़ी की बात करेंगे, उस पहाड़ी की स्थिति इस प्रकार की है कि उस पहाड़ी को घेर लिया गया सरकारी तत्वों के द्वारा। उनको लग रहा था कहीं ये गोविंदगिरी भीलों को जागृत करेगा, भीलों को शिक्षा से जोड़ेगा, ये लोग पढ़ लिखने जाएंगे तो आगे समस्या पैदा करेंगे। रियासतों को इस बात का भय था, अंग्रेजी सरकार को इस बात का भय था। भील बड़े साहसी होते हैं भाई, ध्यान रख लेना आप। कर्नल जेम्स टॉड ने भी भीलों के लिए कहा है, वनपुत्र साहसी। जंगल में रहना छोटा मोटा मामला है क्या? इनके बच्चे शेरों से लड़ते हैं, तेंदुए से लड़ते हैं, हाथियों से लड़ते हैं, वो सोचो आप, तीर कमान चलाते हैं। तो भील जनजाति भाई साहसी जनजाति तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और गोविंदगिरी ने यह प्रयास किया इनको जागृत करने का। रियासत को यह लगा कि भाई साहब ये तो अलग मामला हो रहा है, हमारे विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। रियासती तत्व पहुंच जाते हैं और भाई साहब 1913 में जो मानगढ़ का अधिवेशन हो रहा था, उस पूरी मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया जाता है। दोस्तों आप ताज्जुब करोगे, इतनी जबरदस्त गोलीबारी चलाई गई, इतनी जबरदस्त लाठीचार्ज किया गया कि आज भी उस पहाड़ी पर गोलियों के निशान हैं। 1500 से अधिक भील शहादत को प्राप्त हुए इस मानागढ़ घटनाक्रम में। जलियांवाला बाग हत्याकांड से बड़ा विभत्स घटनाक्रम है, छोटा मोटा मामला नहीं है। 1913 में जलियांवाला, 1919 में राष्ट्रीयकृत। दरअसल में जलियांवाला को बड़े बड़े अखबारों ने प्रकाशित किया ना, भीलों का मामला है। इस आंदोलन को प्रचारित नहीं किया गया, प्रकाशित नहीं किया गया। समाज के एक बड़े तबके के द्वारा इस आंदोलन को दबा दिया गया। नहीं, 1500 भीलों की शहादत कोई छोटी मोटी है, आप बताइए। लेकिन यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स घटनाक्रम है। तो इस प्रकार मानगढ़ में एक बहुत बड़ी दर्दनाक, अच्छा ये यहां पर जो अश्विनी पूर्णिमा को मेला भरता है, उसको हम आदिवासियों का, भीलों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ माघ पूर्णिमा को हमारे बेणेश्वर में भरता है। भीलों का कुंभ भी है। और ये व्यक्ति जो मोतीलाल तेजावत है, इसकी कहानी अलग है।